हेलो दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। यदि अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया KDGS पॉइंट सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी शेयर कर दें। धन्यवाद। तो पहला प्रश्न है, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने, अशोक मेहता समिति ने, राव समिति ने या सिंघवी समिति ने? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, BR मेहता समिति अथवा बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है? प्रधान का, क्षेत्र प्रमुख का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, सरपंच का या फिर पंच का? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, चौथा व पांचवा, यानी प्रधान का, सरपंच का व पंच का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है? अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, फैजाबाद? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, फैजाबाद। इसमें नगर निगम नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं? 401 विधानसभा क्षेत्र, 202 विधानसभा क्षेत्र या 403 विधानसभा क्षेत्र या 404 विधानसभा क्षेत्र? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 403 विधानसभा क्षेत्र उत्तरांचल के गठन के बाद उत्तर प्रदेश में अब बचे हैं। 403 विधानसभा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 48? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है? उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, वह 5 वर्ष तक पद धारण करता है, राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड को सुमेलित करके कूट से सही उत्तर चुनें। तो एक तरफ जनपद और दूसरी तरफ उनके मुख्यालय दे रखा है। तो इसमें सही विकल्प निकालना है। तो पहला ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। जालौन का मुख्यालय उरई में है, तो इसका चौथा बिंदु हो जाएगा। कानपुर देहात का मुख्यालय अकबरपुर माती में है, तो इसका पहला विकल्प हो जाएगा। और संत रविदास नगर का मुख्यालय भदोही में है तथा कुशीनगर का पड़रौना में मुख्यालय है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद से संबंधित है?
अनुच्छेद 155 से, 154 से या 156 से या अनुच्छेद 157 से संबंधित है? कौन सी? राज्यपाल की नियुक्ति। तो इसमें ऑप्शन ए, आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव करें। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा और चौथा तथ्य यहाँ पर सही दिया गया है। उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो तथा चौथे में है वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये दोनों तथ्य बिल्कुल सही हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की या पद सोपानिक संरचना की। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा व तीसरा सही तथ्य दिए गए हैं। पहले के अंतर्गत है स्थानीय स्वशासन की, पंचायती राज व्यवस्था कैसी है? स्थानीय स्वशासन की है। और दूसरा है जैव संबंधों के समान त्रिस्तरीय प्रणाली की एक व्यवस्था है तथा तीसरा तथ्य है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की एक व्यवस्था है। क्या? पंचायती राज। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा कथन क्रमशः सही हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कथन ए, स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया। इसका कारण दिया गया है 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान हुआ है। सही विकल्प का चयन इन कूट के माध्यम से करना है, तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है किसकी? ए की, कथन ए की। तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2006 में उत्तर प्रदेश में विधायक निधि को कितने करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 13 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, 125 लाख कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं की प्रमुख समस्या क्या है? जनता की समस्याओं के प्रति उदासीन दृष्टिकोण, खराब वित्तीय स्थिति, अकुशल कार्मिक वर्ग या उपरोक्त सभी। तो 14 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होता है, नगर का प्रथम नागरिक होता है या नगर निगम का पदेन सदस्य होता है या कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है? तो 15 नंबर प्रश्न में सही उत्तर विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा व तीसरा कथन यहाँ पर तथ्य सही दिया गया है, चौथे को छोड़कर। तो ऑप्शन बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है कौन? सारस, मोर, तोता या कोयल? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, सारस। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है सारस। अगला क्वेश्चन है, मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है
लखनऊ में, आगरा में, इलाहाबाद यानी अब प्रयागराज में, या कानपुर में? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कानपुर में मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु होनी चाहिए कितनी? 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष या 30 वर्ष? तो ये होनी चाहिए ऑप्शन बी, 21 वर्ष। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों द्वारा, सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा, या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, सीधे नगर निगम के निर्वाचकों द्वारा होता है। किसका निर्वाचन? प्रदेश के नगरों में महापौर का निर्वाचन, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें नगर निगम नहीं है? रायबरेली में, कानपुर में, गाजियाबाद में या बरेली में? तो इसमें सही विकल्प होगा रायबरेली में नगर निगम नहीं है। शेष विकल्प जो दिए गए हैं कानपुर, गाजियाबाद व बरेली, तो इनमें नगर निगम है, सिवाय रायबरेली के। इन्हीं प्रश्नों का यहाँ पे हम आंसर शीट लेकर आए हैं, इनसे उपरोक्त प्रश्नों के मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? बहलोल लोधी ने, फिरोज तुगलक ने, खिज्र खान ने या सिकंदर लोधी ने? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना की थी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहाँ किया था? कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग थानेश्वर में, थानेश्वर वल्लभी में या वल्लभी प्रयाग में? तो ये किया था ऑप्शन ए, कन्नौज प्रयाग में हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। अगला क्वेश्चन है, कुशीनारा जो कि अब वर्तमान में कुशीनगर हो गया है, किसकी राजधानी थी? भग्गों की, लिच्छवियों की, मल्लों की या शाक्यों की? तो ये थी ऑप्शन सी, मल्लों की। कुशीनगर जो है कुशीनारा, इसकी अब वर्तमान तत्कालीन राजधानी मल्लों की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? काशी में, लुम्बिनी में, कुशीनारा में या श्रावस्ती में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, कुशीनारा में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, पाटलिपुत्र? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 ईस्वी को महारानी घोषणा पत्र को इलाहाबाद में किसने पढ़कर सुनाया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने या लॉर्ड कैनिंग ने या लॉर्ड बर्नहम ने या हरकोर्ट बटलर ने? तो इसे पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, साम्यवादी आंदोलन या क्रांतिकारी आंदोलन? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा
साम्यवादी आंदोलन के खिलाफ था? क्या? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब घटी थी? 5 फरवरी 1922 को, या 7 फरवरी 1922 को, या फिर 12 फरवरी 1922 को, या 13 फरवरी 1922 को। तो चौरी चौरा घटना घटी थी ऑप्शन ए 5 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सल्तनत काल में पूर्व का सिराज कहा जाता था? आगरा को, दिल्ली को, वाराणसी, या जौनपुर को। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, जौनपुर को उत्तर प्रदेश का सिराजे हिंद या पूर्व का सिराज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, वाराणसी एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के किसके नेतृत्व में काशी के पंडित मुगल बादशाह के सामने गए? हरनाथ के, जगन्नाथ के, कवींद्राचार्य के, या कवि हरिराम के नेतृत्व में? किसके? तो 10 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, कवींद्राचार्य के नेतृत्व में गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किन स्थानों की तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की? अयोध्या, हरिद्वार, गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अयोध्या, हरिद्वार जो है तीर्थ यात्रा अशोक ने नहीं की थी। यहाँ की कहाँ की? अयोध्या और हरिद्वार की। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में बरेली में किसने नेतृत्व किया था? खान बहादुर ने, कुंवर सिंह ने, मौलवी अहमद शाह ने, या विरजित कादिर ने? तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन ए, खान बहादुर ने सन 1857 के पहले स्वतंत्रता संग्राम में बरेली से नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए, खान बहादुर ने। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था कौन सा? गेहूं, चावल, जौ, बाजरा में से क्या था पहला अनाज जो मानव ने यूज किया था? 13 नंबर प्रश्न में सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, चावल। चावल का प्रयोग मानव ने सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है, टोपरा जो कि सहारनपुर में स्थित है तथा मेरठ के अशोक स्तंभ लेखों को दिल्ली में किसने लाया? अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह ने, मोहम्मद गौरी, या सिकंदर लोधी ने? तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, फिरोज शाह तुगलक जो कि टोपरा तथा मेरठ के अशोक स्तंभों को लेकर दिल्ली आया। फिरोज शाह, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से में से कौन संबंधित नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, ऊधम सिंह, मौलवी अहमदुल्ला? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊधम सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित व्यक्ति नहीं थे। शेष इनमें सभी 1857 के आंदोलन से संबंधित कहीं न कहीं के नेतृत्व करता थे। अगला क्वेश्चन है, जौनपुर नगर किसके स्मृति में स्थापित किया गया था? गयासुद्दीन तुगलक के स्मृति में, या मोहम्मद बिन तुगलक के, या फिरोज शाह तुगलक के, या अकबर के स्मृति में स्थापित किया गया था? कौन सा विकल्प होगा 16 नंबर प्रश्न में?
तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक के स्मृति में, उसकी याद में स्थापित किया गया था कौन सा शहर? जौनपुर शहर, जिसे पूर्व का सिराज या सिराजे हिंद की उपाधि से नवाजा गया था। अगला क्वेश्चन है, सारनाथ का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम इनमें से कौन सा होगा? ईसापत्तन, मृगदाव, सारनाथ या फिर ए एवं बी उपरोक्त दोनों ऑप्शन। तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, ए व बी दोनों, यानी ईसापत्तन व मृगदाव सारनाथ के प्राचीन नाम थे। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था 1925 में, 1920 में या 1930 में अथवा 1935 में? तो काकोरी षड्यंत्र केस हुआ था ऑप्शन ए 1925 में। काकोरी कहाँ पड़ता है? लखनऊ जिले में, मलिहाबाद की तरफ पड़ता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था इलाहाबाद में, पटना में, कलकत्ता में या लखनऊ में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था 19 का डी। अगला क्वेश्चन, बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन किया था अवध में, बिहार में, बंगाल में या आंध्रा में? तो 20 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों का संगठन तैयार किया था। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर? कानपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में या फिर इलाहाबाद प्रयागराज में? तो इसमें सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी। इसे HRO की भी संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? लखनऊ, कन्नौज, बदायूं या फैजाबाद? तो ये थी फैजाबाद। अवध के नवाबों की प्रारंभिक राजधानी थी कहाँ पर? फैजाबाद में, यानी अब अयोध्या, इसे ही फैजाबाद कहा जाता था। 22 का डी। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? देवरिया में, गोरखपुर में, कुशीनगर में या महाराजगंज में? तो चौरी चौरा स्थित है गोरखपुर जिले में। अगला क्वेश्चन है, वह स्तूप स्थल जिनका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह कहाँ है? सारनाथ में, सांची में, बोध गया में या कुशीनारा में? तो 25 नंबर प्रश्न में सही उत्तर हो जाएगा सांची। ऑप्शन बी, सांची। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का परिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? अंग राज्य में, मगध राज्य में, मल्ल राज्य में ये या फिर वत्स राज्य में? तो 26 नंबर प्रश्न में सही विकल्प होगा ऑप्शन सी, मल्ल राज्य में बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ। ऑप्शन सी। अगला एवं अंतिम विकल्पीय क्वेश्चन है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? किसने किया था? हर्षवर्धन ने अंतिम बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन
काशी में, प्रयाग में, अयोध्या में या फिर सारनाथ में। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रयाग में किया था किसने? हर्षवर्धन ने। क्या किया था? बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन। और ये किस नंबर का था? तो ये बाद में बताया जाएगा, स्मृत से विस्मृत हो गया। अगला यहाँ पे उत्तरमाला इन्हीं प्रश्नों का दिया गया है, जिससे उपरोक्त प्रश्नों के मिलान कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। तो पहला तथ्य है, उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब पड़ा? तो ये पड़ा था 12 जनवरी 1950 को। क्या पड़ा था? संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश बन गया था 12 जनवरी 1950 को। यानी 26 जनवरी 1950 जब गणतंत्र लागू हुआ पूर्ण रूप से, उसके ठीक पहले जो 12 जनवरी पड़ी थी, उसी के बाद से उत्तर प्रदेश नाम इसका पड़ गया। इसका पहले नाम था संयुक्त प्रांत। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के किस शहर में अस्थाई सरकार बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी बलिया में, चित्तू पांडे के नेतृत्व में। अस्थाई सरकार का नेतृत्व करता कौन था? तो वो थे चित्तू पांडे। अगला तथ्य है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो ये था उत्तर प्रदेश। अगला तथ्य है, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों के संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA, जिसे हरा की उपाधि भी दी गई थी, का गठन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया था कानपुर में। उपरोक्त संगठन का सेनापति कौन था? चंद्रशेखर आजाद इस संगठन यानी हरा के HRA के सेनापति थे। इसका मुख्यालय आगरा में भी था। सविनय अवज्ञा के दौरान इलाहाबाद में नेहरू ने किसके सहयोग से करबंदी आंदोलन चलाया? तो ये जयप्रकाश नारायण एवं लाल बहादुर शास्त्री जी के सहयोग से इलाहाबाद में सविनय अवज्ञा के दौरान पंडित नेहरू ने करबंदी आंदोलन को चलाया था। अगला क्वेश्चन है, अगला तथ्य है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्वतंत्रता तक इलाहाबाद में कितने अधिवेशन हुए? तो इसमें कुल 3 अधिवेशन हुए थे। पहला 1888 में, दूसरा 1892 में और तीसरा 1910 में हुआ था। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश के और किस शहर में 3 अधिवेशन हुए? लखनऊ में 3 अधिवेशन हुए थे कुल। 1899 पहला, दूसरा हुआ था 1916 में और तीसरा एवं आखिरी सम्मेलन जो था 1936 में हुआ था। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश के किस शहर के अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू को बनाया गया? तो ये बनाया गया था कानपुर के अधिवेशन में। सन था 1925 का अधिवेशन। अगला तथ्य है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत कहाँ से और कब हुई? तो ये 10 मई को मेरठ से हुई थी। सन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन की शुरुआत 10 मई मेरठ से हुई थी। अगला तथ्य है, आंदोलनकारियों ने दिल्ली पर कब्जा किया कब? 11 मई को। 10 मई से मेरठ से शुरुआत हुई और 11 मई को दिल्ली पर आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। उस समय वहाँ बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में ये कब्जा किया गया। इस आंदोलन के दौरान कानपुर का पेशवा किसे घोषित किया गया? तो इसे किया गया नाना साहब को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया, जो कि बिठूर में मशहूर व्यक्तित्व आज भी हैं। किसे अवध का नवाब घोषित किया गया?
बिरजिस कादिर को किसे अवध का नवाब घोषित किया गया? तो ये किया गया था बिरजिस कादिर को। इस आंदोलन के दौरान दिल्ली में भारतीयों ने किसके नेतृत्व में अंग्रेज़ों से टक्कर लिया? तो ये जनरल बख्त खां के नेतृत्व में दिल्ली में अंग्रेज़ों से टक्कर ली थी आंदोलनकारियों ने। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी थी? तो ये बनी थी 1858 में, यानी स्वतंत्रता संग्राम के ठीक अगले वर्ष आगरा से राजधानी को उठाकर इलाहाबाद में स्थापित कर दिया गया। यहाँ पर कुछ तथ्य हैं कि जिसमें केंद्र और उसके नेतृत्वकर्ता आंदोलनकारियों से संबंधित हैं, इनका आप मनन कर सकते हैं। लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। किसमें नेतृत्व? 1857 की क्रांति के संबंध में यहाँ तथ्य दिए गए हैं। तो इसमें लखनऊ से जो नेतृत्वकर्ता थीं वो बेगम हजरत महल थीं, और कानपुर से नाना साहब मुख्य संचालक तात्या टोपे जी थे, और बरेली से खान बहादुर खान थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। इलाहाबाद से लियाकत अली ने नेतृत्व किया। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने नेतृत्व किया। कालपी से तात्या टोपे ने नेतृत्व किया तथा मथुरा से देवी सिंह व मेरठ से कदम सिंह ने नेतृत्व किया था। अगला तथ्य है अवध सूबा और कब और किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ? अवध सूबा कब और किसके नेतृत्व में स्वतंत्र हुआ था? तो ये 1722 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? सआदत खां बुरहानुल मुल्क के नेतृत्व में अवध सूबा स्वतंत्र हुआ था। अवध की राजधानी किसने फैजाबाद से लखनऊ कर दी थी? तो ये कर दी थी आसफुद्दौला ने सन 1819 में। पहले राजधानी फैजाबाद यानी अयोध्या में थी, जिसको उठाकर लखनऊ ट्रांसफ़र कर दिया गया 1819 में। किसके द्वारा? आसफुद्दौला के द्वारा। अगला तथ्य है मुगल साम्राज्य के अंतिम शक्तिशाली शासक औरंगजेब के बाद उत्तर प्रदेश में कितने स्वतंत्र राज्य बने? तो ये बने थे 5 स्वतंत्र राज्य। अकबर के 9 रत्नों में 2 उत्तर प्रदेश के थे, वो कौन थे? एक थे बीरबल और दूसरे थे टोडरमल। तो बीरबल कहाँ के थे? तो ये थे कालपी जिला के, ग्वालियर कालपी, और दूसरे थे टोडरमल जो कि सीतापुर से संबंधित थे। ये अकबर के 9 रत्नों में से थे। सल्तनत काल में दिल्ली से आगरा राजधानी किसने परिवर्तित की? सिकंदर लोधी ने। दिल्ली से आगरा राजधानी ट्रांसफ़र कर दी थी किसने? सिकंदर लोधी ने। अगला, मुगलकालीन इतिहासकार उत्तर प्रदेश को किस नाम से जानते थे? तो ये उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान के नाम से जानते थे। कौन? मुगलकालीन इतिहासकार। अगला तत्व, आगरा सीकरी से पुनः दिल्ली राजधानी किसके द्वारा परिवर्तित की गई? तो ये की गई थी शाहजहां के द्वारा। अगला तथ्य, जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी किसने? मलिक सरवर ने। सरदार ख्वाजा जहां ने, मलिक सरवर जिसको सरदार ख्वाजा जहां की उपाधि से भी जाना जाता है, इसने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी, मलिक सरवर। फिरोज तुगलक ने उत्तर प्रदेश में जौनपुर के अतिरिक्त एक और नगर स्थापित किया। उस नगर का नाम क्या था? वो था फिरोजाबाद। यानी फिरोज तुगलक ने 2 नगरों की स्थापना करी थी, एक तो जौनपुर और दूसरा कौन था? फिरोजाबाद। अगला तथ्य है मुगलकालीन स्थापत्य से संबंधित, जिसमें हम देखेंगे कि संभल के जामी मस्जिद और अयोध्या के बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया किसने? बाबर ने।
संभल के जामी मस्जिद और अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण कराया था बाबर ने। फतेहपुर सीकरी, आगरा एवं इलाहाबाद के किले का निर्माण कराया किसने? अकबर ने। 3 किले बनवाए, फतेहपुर सीकरी, आगरा, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया था। अगला तथ्य है फतेहपुर सीकरी में पंचमहल, खास महल, जोधाबाई महल, बीरबल महल, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती मकबरा तथा इस्लाम खां का मकबरा बनवाया था किसने? अकबर ने। अगला तथ्य है कि आगरा में जहांगीरी महल बनाया था किसने? अकबर ने। और आगरा में इत्मादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? तो ये नूरजहां बेगम ने बनवाया था। आगरा में ही है इत्मादुद्दौला का मकबरा, तो इसने नूरजहां ने बेगम ने बनवाया इसे। सिकंदरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण कराया किसने? जहांगीर ने। सिकंदरा में अकबर के मकबरे तथा मरियम उज जमानी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? तो ये कराया था जहांगीर ने। अगला, आगरा के किले में ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास तथा मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। तो मोती मस्जिद में एक और मोती मस्जिद है जो कि दिल्ली में है, उसका निर्माण कराया था किसने? औरंगजेब ने। और जो यहाँ पे आगरा में बनी हुई है मोती मस्जिद, इसका निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने, जो कि औरंगजेब के पिता का नाम था शाहजहां। अगला, शेर शाह सूरी ने कुल 4 सड़कें बनवाई। सोनारगांव, बंगाल में है सोनारगांव, और लाहौर तक, सोनारगांव से लाहौर तक बनवाई थी शेर शाह सूरी ने एक रोड, जिसका नाम था, बदलकर अंग्रेजों ने रखा था ग्रांट ट्रंक रोड, यानी जीटी रोड। लाहौर कहाँ पे है? पाकिस्तान में, और सोनार बंगाल में। तो वहाँ से पाकिस्तान से लेकर बंगाल तक जीटी रोड का निर्माण हुआ था शेर शाह सूरी के द्वारा। आगरा से बुरहानपुर तक, आगरा से चित्तौड़ तक, लाहौर से मुल्तान तक, ये कुछ अन्य सड़कें हैं दूसरी, तीसरी, चौथी विकल्प में जो कि शेर शाह सूरी ने बनवाई। एक तो आगरा से बुरहानपुर तक, और आगरा से चित्तौड़ तक, और एक बनी थी लाहौर से मुल्तान तक, और सबसे बड़ी रोड सोनारगांव से लाहौर तक, जिसे जीटी रोड कहते हैं, ये बनी थी। महत्वपूर्ण तथ्य है ये। अगला तथ्य है सल्तनत काल के कुछ महत्वपूर्ण निर्माणों के विषय में। तो जौनपुर की स्थापना किसने करी? फिरोज शाह तुगलक ने कराया था जौनपुर की स्थापना। और आगरा की स्थापना 1506 ईस्वी में सिकंदर लोधी ने की थी। अगला तथ्य है जौनपुर के जामी मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण हुसैन शाह सरकी ने कराया। अगला तथ्य, जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण इब्राहिम शाह सरकी ने कराया। महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके लिए। इब्राहिम शाह सरकी ने कराया क्या? जौनपुर के अटाला मस्जिद तथा झंझरी मस्जिद का निर्माण। अगला तथ्य है बदायूं का जामा मस्जिद को किसने निर्मित कराया? ये कराया था रजिया सुल्तान के अब्बा ने, इल्तुतमिश ने। बदायूं का जामा मस्जिद, इल्तुतमिश। अगला तथ्य है अशोक कालीन लगभग 50 लेखों में कितने उत्तर प्रदेश में स्थित हैं? तो ये हैं 5 लेख जो उत्तर प्रदेश में अशोक कालीन हैं, स्थित हैं, और हैं तो टोटल 50 लेख, जिनमें से 5 यूपी में हैं। अगला तथ्य है भारत सरकार के राजकीय चिन्ह के रूप में सिंह लाट को लिया गया है सारनाथ के लघु स्तंभ शीर्ष से। जो भारत सरकार का राजकीय चिन्ह है, जिसे आप
अपने रुपए कागजी मुद्रा में देखते हैं सिंह की जो लाट बनी हुई है इसको लिया गया है सारनाथ के लघु स्तंभ शीर्ष से। अगला तथ्य है धर्मराज का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो ये है सारनाथ में। और अशोक के पाषाण कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण किया गया कहाँ पर, चुनार में, जो कि उत्तर प्रदेश में ही है। और ये बलुआ पत्थरों से निर्मित कलाकृतियाँ हैं। अशोक के पाषाणकालीन कलाकृतियों तथा लेखों का निर्माण चुनार में किया गया बलुआ पत्थरों से। अगला तथ्य है अयोध्या शिलालेख संबंधित है शुंगों के शासन से, यानी शुंगों के शासन के समय अयोध्या शिलालेख निर्मित कराया गया, जिसमें शुंगों के शासन के विषय में दिया गया है अयोध्या शिलालेख में। अगला तथ्य है मोर, जो कि मथुरा का ब्राह्मी लेख संबंधित है शक क्षत्रपों से संबंधित है। मोर का ब्राह्मी लेख शक क्षत्रपों से संबंधित है। अगला तथ्य है गांधार एवं मथुरा कला केंद्रों का विकास कब हुआ, तो ये हुआ था कुषाण काल में। गांधार कला व मथुरा कला, इन दोनों कलाओं का विकास हुआ था कब, कुषाण के काल में। अगला है तथ्य कुषाणों की एक राजधानी पेशावर थी तो दूसरी क्या थी, तो वो थी मथुरा। यानी पेशावर व मथुरा कुषाणों की दो राजधानियां थीं। पहली थी पेशावर और दूसरी कौन थी, मथुरा थी। अगला तथ्य है समुद्रगुप्त के उत्तरापद और दक्षिणापद अभियानों का वर्णन कहाँ पे मिलता है, तो ये मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में। उत्तरापद के 12 राज्यों में से कितने उत्तर प्रदेश में थे, तो इनमें से 4 उत्तर प्रदेश में थे। अगला हर्ष काल में कन्नौज की समृद्धि के कारण किस नाम से जाना जाता था। हर्ष काल में कन्नौज को समृद्धि के कारण किस नाम से जाना जाता था, तो इसे जाना जाता था महादेव श्री के नाम से। क्या ऋग्वैदिक सभ्यता का विस्तार वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर था, तो ये नहीं था, क्योंकि ये पश्चिमी भारत से संबंधित ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में इसमें टच नहीं हुआ था क्षेत्र। उत्तर प्रदेश वाले भूभाग पर वैदिक सभ्यता का प्रसार कब हुआ, तो ये उत्तर वैदिक काल में हुआ था। वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार उत्तर वैदिक काल का उत्तर प्रदेश के भूभाग पर। अगला तथ्य है उत्तर वैदिक काल में विंध्य और हिमालय के मध्य स्थित भूभाग को किस नाम से पुकारते थे, तो इसे मध्य देश के नाम से जाना जाता था। जब उत्तर वैदिक काल था उस समय विंध्य और हिमालय के जो बीच का एरिया है, इस बीच के भूभाग को तब जाना जाता था मध्य देश के नाम से। अगला तथ्य है उत्तर वैदिक कालीन किस मृद भांड के साक्ष्य संपूर्ण उत्तर प्रदेश से मिले हैं, तो ये मिले हैं लाल मृद भांड, यानी लाल मिट्टी के बर्तन जो थे पके पकाए, तो वो मिले हैं उत्तर वैदिक कालीन साक्ष्य के रूप में। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से, लाल मृद भांड। अगला है उत्तर वैदिक काल में मध्य देश में 2 बड़े राज्य कौन थे, कुरु और पांचाल 2 बड़े राज्य थे उस समय, उत्तर वैदिक काल के समय, कुरु और पांचाल। ये 16 महाजनपदों के ही 2 राज्य थे, और आगे हम 16 महाजनपद की सूची दे देंगे, उसमें आप देख लीजिएगा। अगला है पांचाल की 2 राजधानियां थीं, एक थी अहिछत्र जो कि बरेली में है, और दूसरा है कामपिल्य जो फर्रुखाबाद जिले में स्थित है। पांचाल की ये 2 राजधानियां थीं, अहिछत्र और कामपिल्य। दुष्यंत जिसके पुत्र के नाम भरत पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, किस वंश के थे, तो ये थे कुरु वंश के। जिनके नाम पर अपने देश का नाम भारत पड़ा, तो ये किस वंश के थे, दुष्यंत के पुत्र भरत,
तो ये थे कुरु वंश के थे। अगला तथ्य है रामायण कथा किस वंश से संबंधित है, तो ये संबंधित है इक्ष्वाकु वंश से संबंधित। कौन सी कथा? रामायण कथा, इक्ष्वाकु वंश। अगला तथ्य है कि 16 महाजनपदों का ज्ञान किस ग्रंथ से होता है, तो ये होता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। 16 महाजनपदों का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से। महत्वपूर्ण तथ्य है ये आपके लिए। अगला है बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे, तो 7 मुख्य गणराज्य थे बुद्ध काल के समय। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में कितने गणराज्य थे? 7, कुल 7। महावीर के समय जैन धर्म का केंद्र था, तो वो था मथुरा। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। अगला तथ्य है कि भारत में पाषाणिक सभ्यताओं का खोज एवं अनुसंधान कब शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1863 में। यहीं से शुरुआत हुई थी पाषाणिक सभ्यताओं की खोज करने एवं उनके अनुसंधान की शुरुआत 1863 से। अगला तथ्य है प्रदेश में पुरा पाषाणिक साक्ष्य किन जिलों में प्राप्त हुए, तो ये प्राप्त हुए थे इलाहाबाद, सोनभद्र व चंदौली में। उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी पुरा पाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है इलाहाबाद में। कौन सी घाटी? बेलन घाटी पुरा पाषाण कालीन स्थल इलाहाबाद में, यानी आधुनिक प्रयागराज में। बेलन घाटी पुरा पाषाणिक स्थल की खुदाई इलाहाबाद विश्वविद्यालय के किस विद्वान के निर्देशन में कराई गई थी, तो ये कराई गई थी प्रोफेसर GR शर्मा के नेतृत्व में या निर्देशन में। बेलन घाटी पुरा पाषाणिक स्थल की खुदाई या इसका खनन इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध विद्वान जो कि थे GR शर्मा, इनके डायरेक्शन में कराई गई थी। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश के किस पुरा पाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी प्रतिमा मिली है, तो वो है लोहदा नाला क्षेत्र। लोहदा नाला क्षेत्र अस्थि निर्मित एक मातृ देवी प्रतिमा मिली है। उत्तर प्रदेश में एक पुरा पाषाणिक स्थल है लोहदा नाला क्षेत्र, जहाँ से अस्थि से यानी हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की एक प्रतिमा मिली है। अगला तथ्य है मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य यानी उस समय के कल्चर के साक्ष्य एविडेंस राज्य के किन जिलों से प्राप्त होते हैं, तो ये मिर्जापुर है, सोनभद्र है, इलाहाबाद है तथा प्रतापगढ़ है। ये 4 जनपद हैं जहाँ से मध्य पाषाण कालीन संस्कृति के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अगला तथ्य है प्रतापगढ़ के सराय नाहर नामक मध्य पाषाणिक स्थल से 15 सवधान मिले हैं, जिसमें 100 के सिर किस दिशा में थे, तो ये थे पश्चिम की दिशा में। अगला तथ्य है उत्तर प्रदेश में 9 पाषाण कालीन साक्ष्य किन जिलों से मिले हैं, तो इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र से मिले हैं 9 पाषाण कालीन साक्ष्य। इलाहाबाद, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र। अगला तथ्य है कि राज्य के किस 9 पाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के प्रमाण मिले हैं, तो ये मिले हैं कोल्डिहिवा जो कि इलाहाबाद में है। कोल्डिहिवा से धान की खेती के भी साक्ष्य मिल गए हैं। अगला तथ्य है कि ताम्र पाषाणिक संस्कृति के साक्ष्य प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए हैं, मेरठ तथा सहारनपुर से मिले हैं। ताम्र पाषाणिक सभ्यता के साक्ष्य जो पूछा गया है वो मेरठ तथा सहारनपुर में पाए गए हैं। तथा ताम्र कांस्य संस्कृति के साक्ष्य प्रदेश के किन जिलों में, तो ये तो रिपीट हो गया ऊपरी वाला प्रश्न, मेरठ और सहारनपुर से। अगला है कि सैंधव सभ्यता थी एक ताम्र कांस्य सभ्यता थी। कौन सी? सैंधव सभ्यता कैसी थी? ताम्र कांस्य सभ्यता थी, यानी मिक्स सभ्यता थी, ताम्र और कांस्य से मिक्स थी। अगला है कि मेरठ और सहारनपुर के अलावा और किन जिलों में
ताम्र कांस्य युगीन यानी सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं, तो वो मिले हैं मेरठ और सहारनपुर के अलावा हैं मुजफ्फरनगर और बुलंदशहर। ये भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही जनपद हैं। वहीं से ताम्र कांस्य युगीन यानी सैंधव सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। उत्तर सैंधव कालीन सभ्यता के साक्ष्य मुख्य रूप से प्रदेश के किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? मेरठ और सहारनपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला तथ्य है, उत्तर सैंधव काल के लोग निवास करते थे कहाँ पर? तो ये करते थे गांवों में निवास, विलेजर थे। उत्तर सैंधव काल के लोग निवास करते थे गांवों में। महाजनपद काल के विषय में हम यहाँ जानेंगे। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में समस्त उत्तरी भारत के जो 16 बड़े राज्यों में विभाजित किया गया था, बांटा गया था, तो इन्हें महाजनपद की उपाधि दी गई थी। यद्यपि ये राज्य उत्तर वैदिक कालीन राज्यों की अपेक्षा अधिक विस्तृत तथा शक्तिशाली थे, तथापि इनमें से कोई भी देश को राजनैतिक एकता के सूत्र में संगठित करने में समर्थ नहीं था इन 16 जनपदों में। अच्छा, इन 16 महाजनपदों में से कई उत्तर वैदिक काल से ही अस्तित्व में थे। उत्तर भारत के इन 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश वाले भूभाग में अवस्थित थे, जिनका विवरण कुछ हम नीचे दे रहे हैं। महाजनपद हैं, राजधानी है और इसका विस्तार दिया गया है कि किन किन जिलों में ये हैं, जिनका कार्यक्षेत्र कितना बटा है। पांचाल महाजनपद था जो राजतंत्रात्मक यहाँ पे व्यवस्था थी, तो इसमें राजधानी थी अहिछत्र जो कि बरेली में है, और एक थी कामपिल्य जो कि फर्रुखाबाद में स्थित है। अच्छा, इनका विस्तार था बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद के आसपास का जो क्षेत्र था, वहाँ पर पांचाल महाजनपद का विस्तार था। अगला महाजनपद है कुरु महाजनपद। इसमें भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, तो यहाँ राजधानी इसकी थी कुरु की इंद्रप्रस्थ जो कि अब दिल्ली है, और इसका विस्तार मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के आसपास के जो क्षेत्र थे वहाँ पर था। अगला महाजनपद है वत्स महाजनपद। यहाँ पर भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी तथा इसकी राजधानी थी कौशाम्बी जो कि इलाहाबाद, अब प्रयागराज में है स्थित, और अब तो कौशाम्बी अलग जनपद बना हुआ है। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र जो था वो वत्स राजतंत्र के अंतर्गत आता था। सूरसेन राजतंत्र जो था ये भी मथुरा यहाँ की राजधानी थी, और मथुरा के इर्द गिर्द का जो क्षेत्र था वहाँ पे सूरसेन राजतंत्र का शासन था। अगला है कि कोसल, ये भी राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली करते थे। कोसल महाजनपद के जो शासक राजा थे। साकेत अयोध्या यहाँ की राजधानी थी, और एक इसकी राजधानी श्रावस्ती भी थी। अवध के आसपास का जो क्षेत्र है वो कोसल महाजनपद के नाम से जाना जाता था। अगला तथ्य है मल्ल महाजनपद। यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी, जैसा कि अब भारत सरकार का जो शासन व्यवस्था है कुछ इसी प्रकार से मल्ल महाजनपद में गणतंत्र व्यवस्था थी, और यहाँ की राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ का अब मुख्यालय कौन सा हो गया है, पीछे बताया गया था पड़रौना। अच्छा, कुशीनगर देवरिया के आसपास का जो क्षेत्र था वो मल्ल महाजनपद का शासन क्षेत्र था। अगला महाजनपद है काशी महाजनपद। यहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, और इसका मुख्यालय यानी इसकी राजधानी वाराणसी में थी, और इसका क्षेत्र था, शासन का क्षेत्र था वाराणसी के आसपास के जो जिले थे वहाँ पर काशी महाजनपद का राजतंत्रात्मक क्षेत्र था, शासन प्रणाली थी। अगला है चेदी महाजनपद। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली यहाँ पर भी थी, और इसकी राजधानी थी सुक्तिमती जो कि बांदा जिला में पड़ती है। सुक्तिमती बांदा के आसपास का क्षेत्र जो महोबा हमीरपुर इधर का है, ये चेदी महाजनपद के अंतर्गत आता था। अगला तथ्य है कि
स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश में पंचायती प्रणाली कब लागू की गई? तो ये 15 अगस्त 1947 से उत्तर प्रदेश में पंचायती प्रणाली को लागू कर दिया गया। अगला तथ्य है, प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली कब लागू की गई? तो ये 1961-62 में लागू की गई। पंचायतों के लिए संविधान में कौन अध्याय जोड़ा गया था? तो अध्याय 9 को जोड़ा गया था। पंचायतों के लिए संविधान में एक अध्याय, कौन सा? अध्याय 9। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन कब शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था 1916 में। अगला तथ्य, नगरीय स्वायत्त शासन को संवैधानिक दर्जा कब मिला? तो ये 1993 में मिला। और संविधान का कौन सा अध्याय नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो अध्याय 9 का, यानी 9A जो है संविधान का एक अध्याय, वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। और नगर निगमों में नगर प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मेयर कहा जाता है या फिर महापौर की भी संज्ञा दी जाती है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार के नगर निकाय गठित किए गए? एक तो नगर महापालिका है और दूसरा नगर परिषद है और तीसरा नगर पालिका। नगर निकाय के विषय में पूछा गया है। नगर नागरिक अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है न्यायपालिका को। उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी, हाई कोर्ट पूछ रहा है यहाँ पे, तो 1866 में। कहाँ पर? इलाहाबाद में की गई थी हाई कोर्ट की स्थापना, 1866, इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो ये है 160 न्यायाधीश। अगला तथ्य, राजस्व मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय राज्य में कहाँ पर स्थित है? ये इलाहाबाद में स्थित है। अगला तथ्य, प्रदेश में लोक अदालतों की शुरुआत कब से की गई? ये 1987 में की गई थी। किनके द्वारा इसका संचालन कराया गया? तो एक थे पूर्व न्यायाधीश मिस्टर PN भगवती, जिनके नेतृत्व में 1987 से लोक अदालतों का प्रचलन शुरू हुआ। यानी इनके द्वारा, इनके कार्य कुशलता के कारण ये शुरू हुआ। उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन कब बना? 1977 में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बनाया गया था। इन्हें भी जानिए। उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो लोकसभा के 80 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ से? अपने उत्तर प्रदेश से। लोकसभा में 80 प्रतिनिधि चुनकर जाते हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितने सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 31 सदस्य राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश से जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने केंद्रीय कारागार हैं? तो 5 केंद्रीय कारागार हैं उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर? एक आगरा है, दूसरा बरेली, तीसरा नैनी जो कि इलाहाबाद प्रयागराज में है, और चौथा है फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में, और वाराणसी में। अगला है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लगा है। पहला राष्ट्रपति शासन प्रथम बार 25 फरवरी 1968 से 25 फरवरी 1969 तक चला था। महत्वपूर्ण तथ्य है ये कि उत्तर प्रदेश में अब तक 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहला बताया गया है कि 25 फरवरी सन 1968 से 25 फरवरी 1969 तक, यानी कुल मिला के 1 वर्ष तक चला। अगला तथ्य, सर्वाधिक अवधि तक राष्ट्रपति शासन 18 अक्टूबर 1995 से 21 मार्च 1997 तक रहा। वर्तमान से ठीक पहले 10वीं बार 8 मार्च सन 2002 से 3 मई सन 2002 तक रहा। ये लेटेस्ट है। अगला है कि राज्य विधानसभा की सदस्य सीमा कितनी है? कम से कम 60 सदस्य सीमा है और अधिकतम हो जाती है कितनी? 500। राज्य विधानसभा की जो मेंबरशिप है उसमें कम से कम 60 सदस्य हो सकते हैं और अधिकतम
500 सदस्य चुने जा सकते हैं। राज्य विधानसभा में एमएलए के विषय में कहा जा रहा है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश विधानसभा में निर्वाचित सीटों की कुल संख्या है कितनी? 403 सीटें, जिसमें एक एंग्लो इंडियन है। 402 हो गई। अब विधानसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा है 25 वर्ष और अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में विधानसभा ही अध्यक्षता करता है। किसकी? विधानसभा द्वारा, इस निमित्त अवधारित व्यक्ति के द्वारा। अगला तथ्य है कि लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी किस सदन की है? पैक, दोनों सदनों की संयुक्त समिति है ये। कौन? लोक लेखा समिति। अगला तथ्य, विरोधी दल के नेता को किस स्तर की सुविधाएं दी जाती हैं? कैबिनेट के मंत्री के लेवल की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं विरोधी दल का जो नेता होता है। क्या सदनों के अपने सचिवालय होते हैं? जी हाँ, सदनों के अपने सचिवालय होते हैं। अगला तथ्य है कि स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश का प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन था? तो वो थे राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन, पीडी टंडन, जो कि जुलाई 1937 से अगस्त 1950 तक रहे, कार्यकाल इनका रहा, जो कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश के। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल में कितने अंग हैं? तो इसके 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका किया गया गठन 1937 में। अगला तथ्य, संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन और इसका उत्सादन कौन करता है? संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन और इसका उत्सादन कौन करता है? तो राज्य विधानसभा के संकल्प पर संसद करती है। अगला, किस राज्य के विधान परिषद में सदस्य सीमा कितनी है? तो कम से कम 40 सदस्य और अधिकतम विधानसभा के सदस्यों के 1/3 सदस्यों के बराबर होनी चाहिए। राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो ये है 30 वर्ष। राज्य विधान परिषद के विषय में 30 वर्ष सदस्य बनने के लिए, 30 वर्ष। स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद के प्रथम सभापति कौन थे? तो ये थे चंद्रभाल। 26 जनवरी 1950 से 6 मई 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। अगला तथ्य है, राज्य सचिवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं मुख्य सचिव। अगला, विभिन्न विभागों के सचिवों को क्या कहते हैं? तो शासन सचिव कहते हैं। मुख्य सचिव और शासन सचिव सामान्यतः होते हैं कौन? राज्य कैडर के आईएएस अधिकारी। अगला, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में काम करता है कौन? मुख्य सचिव काम करता है। अगला तथ्य है, मंत्रिपरिषद की बैठकों में कौन सचिव साथ बैठता है? तो ये होता है मुख्य सचिव। अगला तथ्य है, राज्य के संपूर्ण प्रशासनिक तंत्र का मुखिया कौन होता है? तो मुख्य सचिव होता है। सचिवालय कैसा निकाय है? तो ये नीति निर्माणकारी एक निकाय होता है। राज्य प्रशासन में कार्यकारी निकाय, विभाग या निदेशालय होते हैं। उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं? तो ये हैं कुल 18 मंडल। किस मंडल में जिलों की सर्वाधिक संख्या है? तो वो है अपना लखनऊ तथा बगल में कानपुर, जहाँ पर 6 जनपदों को समाहित किया गया है। यानी लखनऊ में कुल 6 जनपद हैं तथा कानपुर में भी 6 जनपद हैं और ये सबसे बड़े मंडल हैं उत्तर प्रदेश के। किस मंडल में सबसे कम जिले पाए जाते हैं? तो इसमें सहारनपुर जिले में जो कितने हैं? 3 जिले। राज्य में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो 312 तहसीलें हैं। और ध्यान दें, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन? श्रीमती सरोजिनी नायडू थीं, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थीं। इनका कार्यकाल
15 अगस्त 1947 से मार्च 1949 तक चला था। अगला तथ्य, उत्तर प्रदेश का वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। इसकी जगह पे आप अपडेट कर लीजिएगा, क्योंकि ये उस समय का प्रश्न तथ्य था। BL जोशी थे और अब श्रीमती आनंदीबेन पटेल हैं, जो कि गुजरात से बिलोंग करती हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश की गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य में राज्यपाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल की व्यवस्था की गई है। राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो अनुच्छेद 153 में कार्यपालिका शक्ति निहित है, और ये किसमें है? राज्यपाल में। राज्यपाल की नियुक्ति और पद पर बने रहना किस अनुच्छेद के अंतर्गत समाहित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 155 में इसकी व्यवस्था दी गई है। राज्यपाल का कार्यकाल किसमें दिया गया है? तो अनुच्छेद 156 में है कार्यकाल, और राज्यपाल की अर्हताएं यानी इसकी योग्यताएं अनुच्छेद 157 में वर्णित की गई हैं। राज्यपाल द्वारा शपथ ग्रहण किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो अनुच्छेद 159 में जो व्यवस्था दी गई है उसके अंतर्गत राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगला है कि विशेष परिस्थितियों में कार्यवाहक राज्यपाल की व्यवस्था अनुच्छेद 160 में दी गई है। राज्यपाल द्वारा क्षमा दान किया जाना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 161 के अंतर्गत 161 के अंतर्गत इसमें व्यवस्था है कि राज्यपाल क्षमा दान दे सकता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत महत्वपूर्ण तथ्य है ये। राज्यपाल द्वारा क्षमा दान कैसा कृत्य है? तो ये एक कार्यपालिका कृत्य है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार राज्य सूची एवं समवर्ती सूची तक अनुच्छेद 162 में वर्णित किया गया है। और संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 163, जो कि राज्यपाल को विवेक शक्ति प्रदान करता है, प्रदत्त करता है। अगला तथ्य है कि राज्यपाल द्वारा किसी बात को मंत्रिपरिषद के सामने रखवाने तथा मुख्यमंत्री से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार देता है, तो वो है अनुच्छेद 167। राज्यपाल द्वारा सदनों का आहूत सत्रावसान विघटन किया जाना अनुच्छेद 174 में उल्लिखित किया गया है कि किस प्रकार राज्यपाल सदन को आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा, विघटन करेगा। तो यह अनुच्छेद 174 में इसकी व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में। अगला है कि राज्यपाल द्वारा विधानसभा में बजट पेश करवाना, तो ये अनुच्छेद 202 के अंतर्गत किसी भी राज्य के विधानसभा में अनुच्छेद 202 के अंतर्गत बजट पेश किया जाता है। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल KDGS पॉइंट सब्सक्राइब न किया हो या अपने मित्रों को शेयर न किया हो, तो कृपया सब्सक्राइब करके मित्रों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी हमारे चैनल की जानकारी प्राप्त हो सके। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।